हेलो गाइज, आप सभी का धन्यवाद। मैं वीरेंद्र कुमार, ज्ञान ज्योति ITI कॉलेज चूरू स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो हमारी एनुअल एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ओके गाइज, तो हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन है, किस ट्रांसफॉर्मर में द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के समान होती है? किस ट्रांसफॉर्मर में द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के समान होती है? एक विशेष निवेदन है गाइज कि आपको बिल्कुल स्थिरता से, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, विद्युत धारा ट्रांसफॉर्मर में, विभव ट्रांसफॉर्मर में, पॉलीफेज ट्रांसफॉर्मर में, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर में। आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का अनुपात भी आपको पता है, 1:1 होता है, सेम वाइंडिंग होती हैं। तो इसमें यही पूछा गया है कि किस ट्रांसफॉर्मर में द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के समान होती हैं, तो वो होता है आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा कितनी होती है? वेव वाइंडिंग पूछी गई है। वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है गाइज? 2 होती है। और लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? पोल की संख्या के बराबर होती है। वेव वाइंडिंग में क्या होता है? WAVE वेव। वेव में क्या होता है? W में क्या होता है? 2V। 2V से मिलकर के एक W बनता है। तो वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होती है। मेरा कहने का मतलब है कि वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होती है। याद रखने का तरीका यह है कि वेव होता है WAVE वेव, और वेव में क्या होता है? W आता है पहला अक्षर, और W किससे बना होता है? 2V से मिलकर के W बनता है। तो दो वाइंडिंग समांतर पथों की संख्या 2 होती है। और लेप में पोल की संख्या के बराबर होती है। जितने पोल होंगे उतने ही समांतर पथों की संख्या होगी। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 फेज अल्टरनेटर के एक आर्मेचर में 120 स्लॉट हैं, अल्टरनेटर में 8 ध्रुव हैं, इसका स्लॉट कोण क्या होगा? तो आपको 120 के अंदर 120 के अंदर भाग देना है 12 का। 12 का भाग नहीं देना है, 8 का भाग देना है। तो 1 अंठो अंठो 2 अंठो 8 1, फिर बचा 4 तरी बिंदी, 1 अंठो अंठो 2 अंठो 16, 3 अंठो 24, 4 अंठो 32, 5 अंठो 40। एक 3 फेज अल्टरनेटर के एक आर्मेचर में 120 स्लॉट हैं, आर्मेचर में 8 ध्रुव हैं, इसका स्लॉट कोण क्या होगा? तो गाइज इसका स्लॉट कोण होगा 12 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 डिग्री, 24 डिग्री, 36 डिग्री, 48 डिग्री, 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 12 डिग्री। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा ट्रांसफॉर्मर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्राथमिक को लोड के साथ, विद्युत धारा ट्रांसफॉर्मर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्राथमिक को लोड के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। प्राथमिक विद्युत धारा द्वितीयक धारा से प्रभावित नहीं होती है। चुंबकीय फ्लक्स से प्राथमिक विद्युत धारा के अनुसार परिवर्तित होता है भैया। प्राथमिक विद्युत धारा लोड से प्रभावित होती है भैया। प्राथमिक विद्युत धारा लोड से प्रभावित होती है। इनमें से कोई नहीं। विद्युत धारा ट्रांसफॉर्मर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है? इनमें से कोई नहीं, ये सभी सत्य हैं। ओके गाइज, हमें पूछा है सत्य, तो इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम सिलिकेट का, सिलिका जेल का, पोटेशियम क्लोराइड का। ट्रांसफॉर्मर में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सिलिका जेल का। ओके गाइज, सिलिका
जेल का। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिलिका जेल। ओके गाइज, एक विशेष निवेदन है उन बच्चों से जो ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कर रहे हैं और उनका सेकेंड ईयर है। आपसे विशेष निवेदन है कि मैं ये जो आपको क्वेश्चन सीरीज करवा रहा हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन सीरीज कर ली तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के बैक नहीं आएगी थ्योरी के अंदर। अगर आपने इस प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लिए तो मैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सीरीज बहुत सारे क्वेश्चनों को करवाने वाला हूं, लेकिन आपके तो केवल 50 क्वेश्चन ही आते हैं और मैं हर टॉपिक से क्वेश्चन ले रहा हूं। इस क्वेश्चन सीरीज में हर टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आया है, क्योंकि आपकी सेकेंड ईयर हो चुकी है। आपको जितना पढ़ना है वो आप पढ़ चुके हो। अब आपको क्या करना है, आपको मेंटेन करना है कि हमें क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है। हर किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, हमें सोल्व करना है। तो गाइज सीधी सी बात है, आपने ट्रांसफॉर्मर पढ़ लिया। ट्रांसफॉर्मर में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सिलिका जेल का। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम वोल्टेज विनियमन तब होता है जब लोड पावर फैक्टर होता है। सीधी सी बात है कि अधिकतम तब होता है जब लीकेज इम्पीडेंस कोण के बराबर होता है। जब पावर फैक्टर है वो लीकेज इम्पीडेंस कोण के बराबर होता है। ऑप्शन आगे दे रखा है, लीकेज इम्पीडेंस कोण से कम है, लीकेज इम्पीडेंस कोण से अधिक है, 0, 1, 1 बोलते हैं इकाई को। तो एक ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम वोल्टेज विनियमन बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन को। वोल्टेज रेगुलेशन तब होता है जब लोड पावर फैक्टर लीकेज इम्पीडेंस कोण के बराबर होता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 4 ध्रुव सिंप्लेक्स से लेप वुंड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? एक 4 ध्रुव सिंप्लेक्स से लेप वुंड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? गाइज, एक तो होता है लेप और एक होता है वेव। मैंने पहले ही बता दिया कि वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होती है और लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। लेकिन इसमें पहले ही दे रखा है सिंप्लेक्स है, तो अगर सिंप्लेक्स है, एक 4 ध्रुव सिंप्लेक्स लेप वुंड आर्मेचर है, तो उसमें समांतर पथों की संख्या 4 होगी। यानी समांतर पथों की संख्या 4 कैसे होगी? क्योंकि 4 ध्रुव है। यानी लेप वाइंडिंग में क्या होता है, समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। तो पोल की संख्या कितनी है? दे रखा है ना, एक 4 ध्रुव है यानी 4 पोल, तो समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होता है। तो ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन ई 10। तो पोल की संख्या के बराबर, पोल कितने हैं? 4, तो समांतर पथों की संख्या भी कितनी होगी? 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मशीन में एक आर्मेचर की ध्रुव पिच है यदि ध्रुव और स्लॉट की संख्या 4 और 28 है। तो सीधी सी बात है गाइज कि ध्रुव और स्लॉट, ध्रुव तो कितने हैं? 4, और स्लॉट की संख्या कितनी है? 28 है। तो आप 28 के अंदर 4 का भाग दीजिए तो वो क्या आ जाएगी? ध्रुव पिच आ जाएगी। एक डीसी मशीन में एक आर्मेचर की ध्रुव पिच है यदि ध्रुव और स्लॉट की संख्या क्रमशः ध्रुव कितने हैं? 4, और स्लॉट की संख्या कितनी है? 28। तो 28 के अंदर 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 28 के अंदर 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28। तो 7, ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलामेंट लैंप सामान्य रूप से किस पावर फैक्टर पर संचालित होते हैं? फिलामेंट लैंप है वो सामान्य रूप से किस पावर फैक्टर पर संचालित होते हैं? 0.5 लीडिंग, 0.5 लैगिंग, एकक, 0.8 लैगिंग या 0.8 लीडिंग।
तो गाइज ये फिलामेंट लैंप है, जितने भी फिलामेंट लैंप हैं, जैसे फिलामेंट टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, हीलियम है, जो भी है, मान लो जो फिलामेंट लैंप हैं वो एकक इकाई पावर फैक्टर पर संचालित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का अगला नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण में सुरक्षा के लिए भू संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। हमें वो ऑप्शन बताना है कि जिसमें भू संपर्क की आवश्यकता नहीं होती, यानी जिसमें अर्थिंग की आवश्यकता नहीं होती। निम्नलिखित में से किस उपकरण में सुरक्षा के लिए भू संपर्कन की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए वॉशिंग मशीन, ऑप्शन नंबर बी रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम क्लीनर, ऑप्शन नंबर डी विद्युत कुकर, ऑप्शन नंबर ई इन सब में तो क्यों नहीं होती भैया। वॉशिंग मशीन में होती है, रेफ्रिजरेटर में होती है, विद्युत कुकर में होती है, लेकिन वैक्यूम क्लीनर। निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत सुरक्षा के लिए भू संपर्कन की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम क्लीनर में भू संपर्कन की आवश्यकता नहीं होती। वैक्यूम क्लीनर में भू संपर्कन यानी अर्थिंग की आवश्यकता नहीं होती। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी सही हो जाएगा। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक्स से यूँ ही बने रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपको और वीडियो देखने हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। इसी के साथ बने रहें और देखते रहें गाइज। क्वेश्चन सीरीज को सोल्व करें, अच्छे से तैयार करें। पहले आप बुक पढ़ें, उसके बाद में इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को सोल्व करें। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद।